रसायन विज्ञान में कई बार हम ऐसे विभिन्न अणु देखते हैं जिनमें एक ही प्रकार के घटक परमाणु होते हैं, यानी जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम समान होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए इन दो अणुओं को देखिए। इन दोनों में 4-4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 और 4। तो यदि हम इनका रासायनिक सूत्र लिखें तो ये होगा C4। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन इसमें है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों में 10 हाइड्रोजन है। तो इसका रासायनिक सूत्र होगा C4H10। तो अब यहाँ इन दोनों अणुओं का रासायनिक सूत्र C4H10 है, लेकिन मूल रूप से ये दोनों अलग अलग अणु हैं, और आप देख सकते हैं कि इनमें आबंधन यानी बॉन्डिंग अलग अलग है। उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक कार्बन ऐसा है जो 3 अन्य कार्बनों और 1 हाइड्रोजन से आबंधित है, ये वाला कार्बन। लेकिन यहाँ दूसरी ओर ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो 3 अन्य कार्बनों से आबंधित हो। यहाँ ऐसे कार्बन हैं जो 2 अन्य कार्बनों से आबंधित है, लेकिन ऐसा कोई कार्बन नहीं है जो 3 कार्बनों से आबंधित हो। तो यहाँ परमाणु एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, इस बात में फ़र्क है। तो जब दो अणुओं के घटक परमाणु कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स एक ही हों, उनका रासायनिक सूत्र भी एक ही हो, लेकिन फिर भी आबंध या आकृति यानी शेप भिन्न होने के कारण अणु अलग अलग हों, तो ऐसे अणुओं को हम आइसोमर्स यानी समावयव कहते हैं। तो आइसोमर्स का रासायनिक सूत्र एक ही होता है, लेकिन उनके आबंध यानी बॉन्डिंग, आकृति यानी शेप, और अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आबंधन अलग है, बॉन्डिंग अलग है, और इस प्रकार के आइसोमर्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयव कहते हैं। अब इन जोड़ियों को देखिए। तो यहाँ घटक परमाणु तो समान हैं ही, दोनों में 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों में 8 हाइड्रोजन और 4 कार्बन है। तो यदि हम इसका रासायनिक सूत्र लिखें तो ये होगा C4H8। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए कि दोनों का रासायनिक सूत्र तो समान है ही, लेकिन यहाँ आबंधन भी समान है। अब ये बाईं ओर तो बिल्कुल एक समान है, और यहाँ दाईं तरफ का ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ भी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ भी कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो हालांकि इन सभी परमाणुओं के बीच आबंधन बॉन्डिंग समान है, लेकिन आप फिर भी यहाँ पर एक फ़र्क साफ देख सकते हैं। और ये फ़र्क क्या है? ये फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये CH3 समूह दाईं ओर नीचे की तरफ है, जबकि यहाँ पर ये CH3 समूह दाईं ओर ऊपर की तरफ है। अब आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। ये अणु गति कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इनके एक दूसरे के सापेक्ष घूर्णन के रोटेशन की वजह से ऐसा हुआ हो, और वास्तव में ये समूह घूमकर यहाँ नीचे आ भी सकता था यदि यह आबंध, ये बॉन्ड एकल बॉन्ड होता, सिंगल बॉन्ड होता। लेकिन यहाँ द्विआबंध डबल बॉन्ड होने की वजह से घूर्णन रोटेशन संभव नहीं है। इसका मतलब है कि इस द्विआबंध की वजह से ये दोनों कार्बन ये अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, ये घूम नहीं सकते। तो इस वजह से ये वास्तव में 2 अलग अलग अणु हैं। इस ऊपर वाले अणु में ये 2 CH3 समूह हैं, और ये दोनों डबल बॉन्ड के एक ही ओर हैं, जबकि यहाँ इस नीचे वाले अणु में ये दोनों डबल बॉन्ड के विपरीत ओर हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो इस प्रकार के आइसोमर्स को, जिसमें घटक परमाणु तो समान है ही लेकिन साथ में आबंधन भी समान है, त्रिविम समावयव या स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इसमें हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि परमाणु त्रिविम रूप से, 3 डायमेंशनल रूप से कैसे व्यवस्थित हैं। अभी हम ये देखेंगे कि कैसे ये तीसरी जोड़ी भी स्टीरियो आइसोमर्स का ही एक उदाहरण है, क्योंकि यहाँ भी ये कार्बन समान चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों स्टीरियो आइसोमर्स त्रिविम समावयव के उदाहरण हैं। त्रिविम समावयव के इस विशिष्ट प्रकार को समपक्ष विपक्ष या सिस ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो जब दोनों समूह आबंध के एक ही तरफ होते हैं तो इसे समपक्ष समावयव या सिस आइसोमर्स कहते हैं, और जब ये विपरीत तरफ होते हैं तो इन्हें विपक्ष या ट्रांस आइसोमर्स कहते हैं। तो ये सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं, और इन्हें हम अक्सर ज्यामितीय समावयव या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। ये त्रिविम समावयवता का एक प्रकार है, आप इसे इसका सबसेट कह सकते हैं।
अब इस जोड़ी को देखिए, यहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो समपक्ष विपक्ष की सिस ट्रांस की बात ही नहीं हो रही। यहाँ कार्बन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन से जुड़ा है, और यहाँ भी कार्बन फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो ये कैसे अलग हैं? तो फ़र्क ये है कि अगर आप इन अणुओं को एक दूसरे पर अध्यारोपित करने की, सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजेस हैं। इसलिए आप इस अणु को इस अणु के ऊपर अध्यारोपित नहीं कर सकते, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, और इसी वजह से इन अणुओं के रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। और याद रखिए कि जब हम त्रिविम समावयव की, स्टीरियोआइसोमर्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि चीज़ें त्रिविम रूप से, 3 डायमेंशनल रूप से कैसे व्यवस्थित हैं। हम खाली उनके आबंधन में, बॉन्डिंग में फ़र्क को नहीं देख रहे हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स के इस उपसमुच्चय को, सबसेट को, जिसमें अणु एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित, सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता, उन्हें प्रतिबिंब रूप यानी इनैंटियोमर्स कहा जाता है। इनैंटियोमर्स असल में ग्रीक भाषा के शब्द इनैंटियो से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऑपोजिट, विपरीत। तो यहाँ ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मिरर इमेज हैं, और इन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ये सभी आइसोमर्स के विभिन्न प्रकार हैं। आइसोमर्स के रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। यहाँ पहले वाले में ये फर्क आप साफ देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ इस सिस ट्रांस आइसोमर के रासायनिक गुणधर्म भी काफ़ी अलग होते हैं, और कभी कभी ये गुण इतने अलग होते हैं कि एक आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है जबकि दूसरा नहीं। प्रतिबिंब रूप में इनैंटियोमर्स में भी ऐसा ही होता है। हो सकता है कि इनमें से एक जैविक रूप से बहुत अधिक सक्रिय हो जबकि दूसरा उतना सक्रिय ना हो।